गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 24 ऑफ स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया में क्या सिनेरियो रहा, लोगों के लेवल पर, आईएनसी के या फिर बाकी पॉलिटिकल लेवल पार्टीज़ के लेवल पर लीडर्स क्या कर रहे थे, क्या करने वाले थे और सरकार इस समय क्या कर रही थी। वो पूरा एक सिनेरियो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे ऑलमोस्ट टिल 1946, जब देश में कैबिनेट मिशन प्लान बुलाया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पूरा लेआउट था प्लान करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने क्या सिनेरियो पढ़ा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, जिसके चलते जो लीडर्स थे उन्हें 8 अगस्त को लॉन्च किया गया था। कांग्रेस की मीटिंग हुई थी और 9 अगस्त को विदाउट वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल लॉन्च द गवर्नमेंट arrested all the leaders of main जो leaders थे of INC, they were arrested on 9th August 1942। अब इस बीच में सरकार ने सोचा कि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो चुके हैं, 3 साल उनके ऊपर रेकलेस रिप्रेशन हुआ है, तो अब फर्दर कोई भी नेशनल मूवमेंट की संभावना नहीं रहेगी। और इस बीच में जो ये 2-3 साल थे, 1942 अगस्त के बाद 43 आया, 44 आया, 45 जून में 1945 जून में आईएनसी के लीडर्स का जो रिहाई है, जो रिलीज़ है, वो हुआ था। इस समय पूरे देश में कम्युनल वायलेंस चल रहा है। साथ में जो सरकार है वो आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कोई पूर्ण स्वराज चाहता है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहता है और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहता है। वही मुस्लिम लीग जो है वो कॉन्स्टेंटली एक डिमांड पे अटकी हुई है, दैट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट यूनियन फ्रॉम इंडिया। वहीं जो लोकल लोग हैं, जो आम आदमी हैं, वो आपस में इकट्ठा हो चुके हैं और एक यूनिफाइड मास एक्शन जो है उनके बीच में, उनके वो जो है वो सरकार के अगेंस्ट कर रहे हैं। इसमें वर्कर्स भी हैं, पेजेंट्स भी हैं, एग्रीकल्चर क्लास भी है और जो रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स, उनके लोग भी जुड़े हुए हैं। और जो ये पूरे जो ये स्ट्रगल है, यूनिफाइड स्ट्रगल है, आम लोग जो कर रहे हैं, ये एक्सट्रीमली वायलेंट फेस चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोकल बेस पे, रीजनल बेसिस पे चल रहा है, लोकलाइज्ड है। और दूसरा ये है कि धीरे धीरे ये इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि एक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट और स्ट्राइक का इन्होंने रूप ले लिया था। अब यहाँ पर जो मेन रीजंस थे या मेन रिवोल्ट्स थे उस समय के, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस की थी, उनके जो लोग पकड़े गए थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो इस जिन्होंने INA में पार्टिसिपेट किया, तो जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो इन लोगों को जेल में डाल दिया गया था और साथ में कोर्ट मार्शल भी किया गया था और इनका ट्रायल होने वाला था पब्लिक में, या फिर इन्हें डिपोर्ट करने वाले थे। तो इनका जो पूरा इनके साथ किया जा रहा था उसकी वजह से लोग नाखुश थे, लोग इनकी रिहाई की डिमांड कर रहे थे। दूसरा, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने साथ, जो इनके साथ फेलो यूरोपियन या ब्रिटिश रॉयल नेवी के जो लोग थे, जो इनके साथ इनके कोवर्कर्स थे, कलीग्स थे, उनके साथ इन्होंने एक स्ट्राइक कर दी थी कि इनके साथ वो होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, उनके वो जो है उनको बेटर ट्रीटमेंट मिलता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी अपने मुद्दों पर इन्होंने एक स्ट्राइक की वहाँ पर रॉयल नेवी में। एक शिप HMIS तलवार नाम की एक शिप थी, HMIS तलवार। और धीरे धीरे इनका जो रोष था वो स्ट्राइक में बदल गया और ये इन लोगों का जो फर्दर जो स्ट्राइक थी, प्रोटेस्ट थी, वो आम आदमियों तक पहुंचा और लोगों ने भी स्ट्राइक करना शुरू कर दी इन लोगों के साथ ही। तिभागा मूवमेंट चला था। ये तिभागा मूवमेंट, तिभागा जैसे आप समझ रहे हैं, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसका मतलब है तिभागा, मतलब 1/3 हिस्सा। तो जो पेजेंट्स थे कई जगहों पर, वो लैंडलॉर्ड्स को 1/3 हिस्सा जो था वो रेवेन्यू का पे करते थे, लेकिन यहाँ पर लोग आधा जो था, हाफ ऑफ द रेवेन्यू वाज पेड टू देम, लेकिन यहाँ पर लोग डिमांड कर रहे थे कि आधा हिस्सा नहीं, उन्हें 1/3 भाग जो है वो मिलना चाहिए और बाकी जो है वो उन लोगों को मिले। ये अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो जस्ट अ मोमेंट।
ये मूवमेंट तिभागा मूवमेंट बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल में हो रहा था। एंड ये वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके सपोर्ट से बंगाल के जो पेजेंट्स थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट को करना शुरू किया था विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन बंगाल। 1946-47 का समय था ये, जब ये मूवमेंट पूरे देश में फेमस हुआ था। और इनका मेन मुद्दा ये था कि जो हार्वेस्ट, जो इनकी क्रॉप होती है हार्वेस्ट क्रॉप, वो लैंडलॉर्ड्स जो हैं उसका हाफ पोर्शन जो है वो मालिकों को या लैंडलॉर्ड्स को या ओनर्स को जाता है। बट पेजेंट्स डिमांडेड दैट दिस शेयर शुड बी रिड्यूस टू 1/3 पार्ट। तो इसीलिए इस मूवमेंट का नाम तिभागा रखा गया कि उन्हें 1/3 भाग मिलना चाहिए एंड नॉट हाफ ऑफ इट। वहीं वर्ली मूवमेंट आया था। वर्ली मूवमेंट महाराष्ट्र का जरी गांव था, वहाँ पर ये मूवमेंट हुआ था। दिस मूवमेंट, ये महाराष्ट्र का विलेज है जरी विलेज, और इसका एक ताल्लुक है तलासारी के नाम से, तलासरी या सारी के नाम से, तलासरी प्रोविंस या ताल्लुक आप उसको बोल सकते हैं। यहाँ पर ये मूवमेंट इस गांव में 1945 में हुआ है। दिस मूवमेंट हेल्ड इन 1945। यहाँ पर द पीपल वर अफेक्टेड फ्रॉम, अगेन यहाँ पर भी लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स की एक्सप्लॉयटेशन से पीपल वर एक्सट्रीमली अफेक्टेड। और तकरीबन ट्राइबल के जो लोग थे, 5000 ट्राइबल के जो लोग थे वो इकट्ठे हो चुके थे एंड दे रिफ्यूज टू वर्क ऑन लैंडलॉर्ड्स फील्ड्स। ऐसा हुआ एंड उन्होंने कहा कि जब तक हमें एक फिक्स्ड वेज नहीं मिल जाती, ये ट्राइबल एरिया था, नाम था तलासरी, ताल्लुक ऑफ जरी विलेज, स्टेट है महाराष्ट्र, ईयर है 1945। और यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो लैंडलॉर्ड के फील्ड्स में काम करती थी। दे रिफ्यूज्ड to work in the fields of landlords until they were paid a fixed amount of 12 आनास per day। तो यहाँ पर इनकी डिमांड थी कि इन्हें 12 आने एक दिन में पे किए जाने चाहिए। जब तक नहीं पे करेंगे तब तक इन्हें, ये लोग जो हैं वो काम नहीं करने वाले थे। और इस मूवमेंट का जो सबसे बड़ी जो बात थी, इस मूवमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई थी। और यहाँ पर एक फेमस लेडी भी थी, क्योंकि ये बुक में नाम है तो इसलिए इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइम ड्यूटी, ये सस्पेक्ट बन जाते हैं हमारे प्रीलिम्स के पेपर के। तो यहाँ पर एक जो वुमेन पार्टिसिपेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इमेंसली देखने को मिली थी। एंड वन ऑफ द वुमेन लीडर्स वर गोदावरी पारुलेकर, जिन्हें गोदूताई या फिर मतलब गोदूताई, तो गोदू मेरे ख्याल से इनका निकनेम है और ताई मतलब दीदी, एल्डर सिस्टर। सो उन्हें वैसे करके बोला जाता था। तो शी लेड द women of Adivasi and the specific tribe during this movement. And then there were constant protests and strikes going among पंजाब किसान मोर्चा, इसके हिसाब से हो रहे थे। एक त्रवणकोर पीपल स्ट्रगल हो रहा था, क्योंकि साउथ में हमने देखा है देवी स्थानम प्रोटेस्ट भी था, एक टेम्पल एंट्री था। और टेम्पल एंट्री बिल हमने पढ़ा कि जो हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी 1937 के प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब उन्होंने फॉर्म किया था, तो दे कुडंट रियली हेल्प पीपल ऑफ लोअर क्लासेस। एंड इस बीच में जो टेम्पल एंट्री बिल था उसे भी कैंसिल कर दिया था, वो पास नहीं हो पाया था। सो अगेन दीज पीपल, त्रावणकोर पीपल वर स्ट्राइकिंग फॉर सिमिलर रीजन्स। एंड देन देयर वाज तेलंगाना पेजेंट रिवोल्ट। तेलंगाना पेजेंट रिवोल्ट 1947 के ही आसपास का है, 1947 से लेके तकरीबन 51 तक का। तेलंगाना पेजेंट स्ट्रगल उस समय आपको पता ही है आंध्र प्रदेश में हुआ था अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। एंड यहाँ की जो एग्रेरियन सोसाइटी थी, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर था, उन्होंने फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। सो आई हैव एक्सप्लेन दीज 4-5 मूवमेंट्स फॉर यू। एंड अब हम आगे पढ़ते हैं। जून 1945 में जो सरकार थी उन्होंने INC के ऊपर जो बैन था वो हटा दिया था। और INC के लीडर्स को 1945 इन जून
रिलीज़ कर दिया। सरकार सोचती थी इस समय कि लोग जो हैं वो हताश हो चुके होंगे और जो लीडर्स के जेल जाने से लीडरलेस हो चुके होंगे, और उनकी जो वो एक नेशन वाइड जो एक उनके अंदर में जो वो आग जल रही थी नेशनल मूवमेंट की, जो कॉन्स्टेंटली लीडर्स की वजह से लीडर्स के जो ग्राउंड वर्क ग्राउंड अवेयरनेस की वजह से आ चुकी थी, वो नॉर्मल हो चुकी होगी। और इतना इंटेंस रिप्रेशन गवर्नमेंट ने किया था, सो गवर्नमेंट थॉट दैट नाउ वी कैन रिलीज द INC leaders and people are going to be just fine and they can easily be dominated। लेकिन ऐसा नहीं था। जब लीडर्स बाहर आए तो सरकार ने देखा कि एक तो लीडर्स के आने से वो और भी ज़्यादा इनकरेज हो चुके थे, प्लस विदाउट लीडर्स भी वो इतने ज़्यादा अवेयर और इनकरेज थे उनकी ग्राउंड वर्क की वजह से, दैट दे वर ready for anything for their independence, and their expectations from their leaders were even much more high। जब leaders release हुए they were really heightened up with that। अब यहाँ पर जो वेवल प्लान था उसे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ब्रिटेन में सपोर्ट कर रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा था कि वेवल प्लान वॉज फेल्ड ड्यू टू द डेडलॉक ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। अब यहाँ पर जुलाई 1945 में लेबर पार्टी ने सरकार फॉर्म कर दिया वापस ब्रिटेन में। यहाँ पर 1940s के बाद कॉन्स्टेंटली यहाँ पर लेबर एंड वर्सेस कंजर्वेटिव्स ही चल रहा है। तो 1945 जुलाई लेबर पार्टी और लेबर पार्टी लिख देती हूँ, लेबर पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब जब ब्रिटेन में सरकार बदलेगी तो हिंदुस्तान में क्या होगा आपको पता है, वाइसरॉय बदलेंगे हिंदुस्तान में, एंड हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बदले जाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर बदलेंगे। तो यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर आए ऑफ ब्रिटेन, एंड ही वाज क्लीमेंट एटली। और हमारे SOS फॉर इंडिया आते हैं। ही वॉज द लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ही वॉज पैथिक लॉरेंस। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ही वॉज द लास्ट वन ऑफ द सो कॉल्ड लीग सिंस 1858 में हिंदुस्तान को पहला SOS मिला था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड ही वॉज द आई गेस शुड बी लॉर्ड स्टैनली। ये फर्स्ट थे 1958 में, और यहाँ पर आगे 1945 में ऑलमोस्ट 100 सालों के आसपास, 90 ईयर्स के आसपास, लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैथिक लॉरेंस। तो बोथ ऑफ द पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी। अब यहाँ पर सितंबर 1945 में अनाउंस किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फिर से कन्वीन होगी। इट विल बी कन्वीन्ड आफ्टर द इलेक्शंस। हमने बात की थी कि इलेक्शंस ड्यू हैं प्रोविंशियल लेवल के भी और सेंट्रल लेवल के भी। तो फिर से सितंबर 1945 it was announced that a constituent assembly was to be framed after the elections and that the government was working according to the spirit of the Cripps offer। अब यहाँ पर आपको फटाफट से अपने दिमाग में रिमाइंड करवाना है कि क्रिप्स ऑफर या क्रिप्स मिशन क्या क्या खास बात थी उसमें। ठीक है, यहाँ पे I'll write a constituent assembly was to be framed। A constituent assembly was to be framed or convened after the elections and government would be working according to Cripps mission plan। अब मैं फटाफट जितना मुझे क्रिप्स मिशन प्लान याद है मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। क्रिप्स मिशन प्लान में इन्होंने कहा था कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, वापस वही घुमा फिरा के बातें, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। एंड देन ही सेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फ्रेम्ड फॉर इंडिया, जिसमें कि पीपल और द मेंबर्स वुड बी पार्टली इलेक्टेड from provincial assemblies and partly
नॉमिनेटेड. इफ़ यू रिमेंबर, कांग्रेस ने कहा था कि नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स अगर नॉमिनेशन करेंगे मेंबर्स का, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, देन दे वुड नॉट बी द रियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स. फ्रॉम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ये आ गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का. उसके बाद यहाँ पर कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है वो 2 कंडीशंस के साथ हिंदुस्तान को जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स है वो करेगी. फर्स्ट, जो भी प्रोविंस सेपरेट होना चाहता है दे कैन फॉर्म अ सेपरेट यूनियन, और उसके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ये लोग. अब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे तो सबके लिए बनाएंगे. दूसरा, जो रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाएगा और उसके स्पेशल प्रोविजंस होंगे, तो ही ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स होंगी. देन लास्ट पॉइंट, डिफेंस रहेगा ब्रिटिश के पास या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे गवर्नर जनरल हैं जीजी और द वाइसरॉय, ये सुप्रीम रहेंगे. हिज पावर्स वुड बी स्टेड इंटैक्ट टिल द होल प्रोसेस. तो ही हैड दिस सुप्रीम अथॉरिटी ओवर दिस ऑल थिंग. ठीक है, सो ये मैंने आपको क्रिप्स मिशन प्लान रिमाइंड करवा दिया यहाँ पे. अब यहाँ पर ये बात हो गई. अब सवाल ये था कि सरकार का एटीट्यूड, हृदय परिवर्तन हिंदुस्तान के प्रति अब क्यों हुआ था. सबसे पहले अब जब हमने बात की थी एक इंटरनेशनल फ्रंट की, तो जब वर्ल्ड वॉर टाइम के टाइम पे अब ब्रिटिश जो है वो अपनी पावर जो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं किसके साथ मैच होनी चाहिए, USA एंड देन USSR एंड देन दे आर बिग पीपल, चाइना है. जो हिंदुस्तान और ब्रिटिश का जो रिश्ता है उसके ऊपर नज़रें गड़ाए रखा हुआ है. तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो इज़्ज़त थी वो कम हो रही थी. सेकेंडली, वर्ल्ड वॉर 2 के हारे जाने के बाद अब UK या फ्रेंच जो इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं अब वो सुप्रीम नहीं रही थी, उनकी पावर्स डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी. एंड it was clearly visible from the results or the consequences of World War II that Britain or France, all these are not the supreme powers anymore, but we have new supreme powers, new authorities. और वो इस समय कौन कौन है, US से आ चुकी है साथ में, देन USSR आ चुकी हैं साथ में. तो यहाँ पर ब्रिटिश को पता था कि हम सुप्रीम नहीं हैं. वहीं पर साथ में क्योंकि 1945 लेबर गवर्नमेंट हैज़ कम अप नाउ, तो लेबर गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज बीन सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियंस. वहीं पर यूरोप में अब सोशलिज्म की और रेडिकलिज्म की एक वेव जाग चुकी है. तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के लिए भी वो है एक आंसरेबल है कि उनके अपने लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. और हर जगह सोशलिज्म और रेडिकलिज्म की वेव चल रही है. सो ऑब्वियसली हिंदुस्तान को आज़ाद करना था, हिंदुस्तान के लिए इनको कुछ कपकेक देना पड़ना था. अब यहाँ पर जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो अब किसी भी फर्दर लड़ाई के लिए नहीं लड़ना चाहते थे. और इसका मेन रीज़न ये था कि ब्रिटिश इकॉनमी में अब पैसे रहे ही नहीं थे. इस समय 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन में बैठती थी वो इंडिया को तकरीबन 1.2 बिलियन पाउंड्स ओ करती थी. इतना बड़ा उधार था. अगर इंडिया नहीं होता तो ब्रिटिश का क्या होता. द पॉइंट इज़ दिस. एंड देन US के साथ एक लैंड लीज एग्रीमेंट ब्रिटेन ने साइन किया था, जो कि अभी कुछ टाइम पहले अराउंड 50-60 ईयर्स के बाद 2006 में ब्रिटेन ने पे ऑफ किया है. वही साथ में जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, वियतनाम है या इंडोनेशिया है, वहाँ पर भी एक एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव चल चुकी थी. लोग वियतनाम और इंडोनेशिया जो है वो फ्रेंच और डच जैसे बड़ी पावर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे और अपने देश को आज़ाद करवा रहे थे. वहीं जो कांग्रेस के रिवोल्ट के बाद जो ऑफिशियल्स थे वो भी सब साथ में आ चुके थे. ब्रिटिश सोल्जर्स को पैसे देने के लिए सरकार के पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने they were literally tired obviously after World War II, so they said we don't want any further पंगा from your end. अब यहीं पर जो ऑफिशियल्स थे INA की मौजूदगी की वजह से अब वो कांग्रेस की रिएक्शंस और मूवमेंट से डर रहे थे. वो जानते थे कि अब जो है देश के हालात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. एंड देन नाउ देर इज़ एन आर्मी, देर इज़ समथिंग कॉल्ड पीपल एंड नेशनल आर्मी. अब सिर्फ ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ही नहीं हैं जो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या निहत्थे लोगों पर लड़ने से इनकार कर देंगे.
लेकिन अब देश की एक अपनी आर्मी थी ड्यू टू सम पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स लाइक मोहन सिंह एंड राज बिहारी बोस एंड सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने देश को INA जैसी एक बारूद ला के दिया था और लोगों को पता था कि अब इनके पास तकरीबन इनकी अपनी आर्मी है। सो इफ़ वी डू समथिंग अगेंस्ट वी आर गोइंग टू बी पेड बैक दैट। अब यहाँ पर ये जानते थे ये चीज़, और INA को अच्छा ब्रिटिश लेवल का ही मिलिट्री एक्सपीरियंस भी था लड़ने का। अब यहाँ पर जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस का होना जो था वो निश्चित था। 1934 में इससे पहले सेंट्रल इलेक्शंस हुए थे, 35 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, अब 45 के इलेक्शंस होने वाले थे। तो लोगों की जो डिमांड थी वो मद्देनज़र रखना तो इम्पॉर्टेंट ही थी। अब यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट, अब यहाँ पर जो ब्रिटिश था वो अब रिट्रीट करना खुद भी चाहता था, और लेबर पार्टी के आने की वजह से जो पूरा प्रोसेस था वो अब फटाफट होने वाला था। इसके बाद अब वाइसरॉय जब वेविल के बाद माउंटबैटन आएंगे तो उन्हें ऑफिशियली उन्हें बाकायदा बोला जाता है कि तुम्हें ये सब जो तामझाम है ये फटाफट ख़त्म करना है, एंड यू हैव टू गेट एवरीथिंग सॉर्टेड इन टाइम। ये हिंदू मुस्लिम जो भी है सॉर्ट करो और फटाफट रैप अप करके अपने देश वापस आओ। अब यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन्स शुरू हुए फिर से 1945-46 में। विंटर्स में इलेक्शंस थे हमारे देश में, इलेक्शंस इन 1945 एंड 46। अब फिर से वही मैनिफेस्टोज का दौर था, इलेक्शंस की बात हुई, वो सब चीज़ें फिर से शुरू हो गई। अब यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में किसी भी मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा जो बात थी ना, सबसे बड़ा जो मुद्दा रखा जा रहा था वो यही था कि अब जो है हम हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश के अगेंस्ट ही मोबिलाइज करेंगे। हर मैनिफेस्टो में सिर्फ यही बात की जा रही थी कि कैसे हम एकजुट होकर अब ब्रिटिश से आज़ादी पाने वाले थे। जो इलेक्शन कैंपेन्स जब शुरू हुए तो मैनिफेस्टोज़ में लोगों ने नेशनल सेंटिमेंट्स को एक्सपोज किया। जब 1942 में लीडर्स नहीं थे और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जब रिप्रेशन हुआ, उस चीज़ को बार बार दोहराया गया ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स को बाहर निकाला जा सके। जो लोग मारे गए, मार्टियर्स थे, तकरीबन 50,000 लोग जो थे वो जेल में गए थे उस समय, उन सब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की। जो सफ़रर्स थे उनके लिए रिलीफ फंड्स ऑर्गेनाइज़ किए, मार्टियर्स के मेमोरियल्स को सेटअप किया गया और प्रॉमिस किया गया कि अगर सरकार बन जाएगी INC की या बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो कि हिंदुस्तान के लोगों को असलियत में रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्पेशल इंक्वायरीज़ बिठाई जाएंगी और जो ऑफिशियल्स गिल्टी हैं उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अब जब सरकार वो तो ऑलरेडी रैप अप करना चाहती है, तो सरकार ने यहाँ पर किसी भी चीज़ को किसी भी स्पीच को चेक नहीं किया। कुछ सिडेशियस एंटी सिडेशियस कुछ नहीं था उनके लिए, उन्हें बस था कि ख़त्म करो अब इस चीज़ को। तो इस चीज़ का जब उन्होंने स्पीचेस को चेक नहीं किया तो जो इफ़ेक्ट था लोगों के ऊपर इन स्पीचेस का वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्लूसिव था, काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग था। यहाँ पर INC का जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ में जो उनका रिटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा श्योर हो चुका था, स्पेशली उन प्रोविंसेस में जहाँ पर रिप्रेशन जो था वो काफ़ी हद तक ज़्यादा था, ब्रूटल था। तो वो लोग वापस कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्हें वापस लाना चाहते थे। वहीं जो INA के जो लीडर्स थे उनके साथ सरकार ने क्या किया, लोग चाहते थे, लोगों ने एक मास प्रेशर जो था वो INA के जो आर्मी के लोग थे उनके ट्रायल्स के अगेंस्ट एक काफ़ी अच्छे लेवल का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की ताकि सरकार की जो पॉलिसी है उनके अगेंस्ट वो बदली जा सके। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनिशियली तो उन्होंने पब्लिक ट्रायल्स को होल्ड करने के लिए कहा कि वी आर गोइंग टू होल्ड द पब्लिक ट्रायल्स ऑफ सेवरल 100 INA मेंबर्स एंड उन्हें फिर डिसमिस कर दिया जाएगा या उन्हें डिटेन किया जाएगा विदाउट ट्रायल। तो तकरीबन 7,000 लोग जो थे वो ऐसे ही लटके हुए थे। अब सरकार ने यहाँ पर क्या किया, एक पब्लिक ट्रायल रखा लोगों को हॉरिफाई करने के लिए। ये पब्लिक ट्रायल उन्होंने रेड फोर्ट पे रखा जहाँ पर उन्होंने एक हिंदू खड़ा कर दिया, एक मुसलमान खड़ा कर दिया और एक सिख खड़ा कर दिया। अब जब तीनों ही रिलीजन के लोग यहाँ पर खड़े थे, सब सफ़र कर रहे थे, तो आप समझ रहे हैं कि जब सिख को गोली लग रही है तो उनके कम्युनिटी में आग लग रही है, यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी, यहाँ पे तीसरी कम्युनिटी, तो सब बराबर एक ही आग में चल रहे थे। और ये जो फर्स्ट पब्लिक ट्रायल हुआ था
ये रेड फोर्ट में हुआ इन नवंबर 1945। इसमें उन्होंने जो सबसे पहले ऐसे एक डॉक क्रिएट जो किया था, उसमें एक सबसे पहले जो हिंदू थे जिन्हें जिनका ट्रायल किया गया वो थे प्रेम कुमार सहगल। ये थे शाहनवाज खान। इफ़ यू रिमेंबर, शाहनवाज खान के साथ थोड़ा बुरा व्यवहार हुआ था जब वो इम्फाल कैंपेन की तरफ जा रहे थे जापानीज़ के साथ। और सिख थे गुरबख्श सिंह ढिल्लों, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो लोगों के ऊपर जो इस चीज़ का जो असर था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था। एक और इशू जो अब सामने आया था वो ये था कि जब वियतनाम और इंडोनेशिया में जब एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव्स चल रही है, नेशनलिज्म वहाँ पर भी जाग रहा है अगेंस्ट फ्रेंच एंड डच। तो ब्रिटिश क्या कर रही है, पहले तो रॉबर्ट क्लाइव और हमारे दूसरे भाई साहब फ्रेंच वाले लड़ते रहे, लेकिन अब ब्रिटिश जो है वो यहाँ से हमारे देश के सोल्जर्स को भेज रही है in support of French and Dutch in Vietnam and इंडोनेशिया। तो लोग इस चीज़ को देख के भी काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए थे, स्पेशली द अर्बन पॉपुलेशन एंड स्पेशली द आर्मी पीपल। अब जो INA के जो प्रिजनर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनके लिए कांग्रेस ने अपना जो सपोर्ट था वो एक्सटेंड किया। अब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद INC का फर्स्ट सेशन हुआ 1945 में सितंबर, और जगह थी बॉम्बे। INC सेशन, और यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन था सपोर्ट फॉर INA कॉज। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम मिलिटेंसी या रेवोल्यूशनिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वी सपोर्ट दीज पीपल, और अगर हम सरकार में वापस आते हैं तो हम इन लोगों के लिए जो भी बन पड़ेगा वी आर गोइंग टू डू दैट। साथ में ही जो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे जो कि वकालत से जुड़े थे, लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे, उन्होंने INA प्रिजनर्स का केस लड़ना शुरू कर दिया यहाँ पर, जिसमें मेन लोग थे भूला भाई देसाई फ्रॉम देसाई लियाकत पैक्ट, तेज बहादुर सप्रू, he was the man who instigated Gandhi ji to speak to Lord Irwin in 1931, कैलाश नाथ कातजू, इन्हें मैं भी नहीं जानती, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें हम सब जानते हैं, and Asaf Ali, husband of Aruna Ali, who encouraged people and brought them together after the arrest of all the INC leaders after their arrest during Quit India movement on 9th August। ठीक है, तो ऐसा हुआ। साथ में उन्होंने एक INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी का भी गठन किया। रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी, इसका भी गठन किया। अब इसका काम क्या था कि लोगों में जो INA इफेक्टेड लोग हैं या प्रिजनर्स हैं या फर्दर इनकी फैमिलीज़ हैं, उनका ख्याल रखना, उनके लिए फंड्स कलेक्ट करना, फूड वगैरह और एम्प्लॉयमेंट अरेंज करना, ये सब काम किया गया। अब साथ में ही अब INA का एजिटेशन शुरू हो गया लोगों ने कैंपेन्स करना शुरू कर दिए उनके लिए। एक्सटेंसिव प्रेस कवरेज होने लगा, रोज़ एडिटोरियल्स छपने लगे उनके लिए, पैम्पलेट्स छापे गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें रिवेंज की बातें होने लगी, मैसेजेस छपने लगे, पब्लिक मीटिंग्स होने लगी, और INA डे को लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया। INA डे 12 नवंबर 1945, और जापान और INA सरेंडर कब किया था? 15 अगस्त 1945 एंड 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस डाइड मिस्टीरियसली। ये INA डे हो गया 12 नवंबर 1945 को, और INA वीक मनाया गया। INA वीक नवंबर 5 से लेके 11 तक ये मनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इस कैंपेन की वजह से पूरे ही कंट्री में एक अलग लहर चलने लग पड़ी। सारे के सारे सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन मुस्लिम लीग जैसी पार्टी जिसने हर एक चीज़ काफ़ी हद तक
हर चीज़ में सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर फॉर द INA कॉज दे केम इन फ्रंट टू सपोर्ट द पीपल। अब यहाँ पर जो मेन एजिटेशंस होने लगे INA के लोगों के लिए, प्रिजनर्स के लिए, वो नर्व सेंटर्स थे एजिटेशन के, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब की कुछ जगहें, यूपी की कुछ जगहें, एंड देन 3 स्पेसिफिक प्लेसेस, कुर्ग इन कर्नाटका, बलूचिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट एंड आसाम इन नॉर्थ ईस्ट। ये 3 जगहें मेन थी। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। लोग जो थे उन्होंने फंड्स इकट्ठा करना शुरू किए। साथ में ही इस समय फिल्म स्टार्स ने, म्यूनसिपल कमेटीज़ ने, NRI जो थे, जो लोग बाहर रहते थे, गुरुद्वारा, टांगा वाला, हर एक इंसान ने INA के लिए मीटिंग्स अटेंड किए, पब्लिक मीटिंग्स अटेंड किए, फंड्स में कलेक्शन दिया, अपना अपना योगदान दिया और अपना जो INA को सपोर्ट किया। स्टूडेंट मीटिंग्स भी यहाँ पर हुई और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग हुई वो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी INA के लिए, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस which demanded the release of INA prisoners। और ऑलमोस्ट हर पार्टी ने इनकी रिलीज के लिए सपोर्ट किया। INC, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट, अकाली दल, जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ इंडिया, if you remember, मुडलियार, आहरर्स, देन हिंदू महासभा, सिख लीग, एंड एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट जितनी पार्टीज आपको आती हैं सबका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो एवरीवन सपोर्टेड फॉर देयर कॉज। अब यहाँ पर जो सेंट्रल थीम थी इसकी इलेक्शंस की, वो ये थी कि ब्रिटिश जो है वो हमारे प्रिजनर, मतलब हमारे सोल्जर्स थे, वो तुमने उन्हें भर्ती किया, रिक्रूट किया, बाहर देश ले गए लड़ाई करने के लिए, एंड देन व्हेन दे केम अप, तुमने तो उन्हें फेंक दिया था जेलों में, एंड व्हेन दे केम अप एंड दे केम बैक टू फाइट फॉर देयर ओन नेशनलिस्ट कॉज एंड यू आर ट्राइंग देम। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश हिंदुस्तानियों के अंदर इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की गई, बढ़ावा देने की कोशिश की गई कि हमारे मामलों में ब्रिटिश बोलने वाला होता कौन है। दिस वॉज द मेन थीम, द क्वेश्चन ऑफ ब्रिटिश राइट टू डिसाइड एनी मैटर दैट इज कंसर्निंग इंडियंस। एंड यहाँ पर INA का जो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ब्रिटेन को पता था कि अब जो है हमारी शामत आ चुकी है। और INA कॉज की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी उसकी वजह से इट बिकेम इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश। यहाँ पर ये एक वेव जो थी वो INA की वजह से देखने को मिल चुकी थी। इस चीज़ ने देश को, अगर आप देखो, इकट्ठा कर दिया था, यूनिफाई कर दिया था सही मायनों में। अब यहाँ पर 3 मेन ऐसे रिवोल्ट्स हुए जिसमें मास पार्टिसिपेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक लीडर और विदाउट एनी स्पेसिफिक नेम टू बी टेकन, पीपल पार्टिसिपेटेड। अब ये 3 जो मूवमेंट्स थे, जो अपसर्जेस थी, इन तीनों का पैटर्न एक ही था। पहले रिवोल्ट शुरू हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुई, फिर स्ट्राइक हुई, फिर रिप्रेशन हुआ, फिर वो मूवमेंट लोगों में आगे बढ़ा और कॉमन आदमी जो था वो हर लेवल पर इनके साथ देने आया था। ये वायलेंट कन्फ्रंटेशंस 1945 से लेके 46 के बीच में हुई। 3 मेन अपसर्जेस। सबसे पहले थी नवंबर 21 को 1945, जब कलकत्ता में INA के ट्रायल्स हुए थे। इसके अगेंस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो रिवोल्ट था वो देखने को मिला। दिस वाज 1। देन सेकेंड, February 11, 1946, when एक INA के ऑफिसर इनका नाम था राशिद अली, इन्हें सज़ा सुनाई गई थी। He was sentenced
इन कैलकटा में ये ट्रायल हुआ था एंड ही वाज सेंटेंस्ड फॉर 70 years। 70 साल यार, आधा ज़िंदगी इन्होंने ब्रिटिश के लिए काट दी थी, बाकी थोड़ा सा हिंदुस्तान के लिए काटी, एंड देन 70 years इन जेल। एंड देन थर्ड एंड मोस्ट पॉपुलर 18 फरवरी 1946 का बॉम्बे में स्ट्राइक इन बॉम्बे बाय रॉयल इंडियन नेवी, और इनकी शिप का नाम था HMIS तलवार, लाइक आई प्रीवियसली मेंशन्ड। अब ये देख लेते हैं इनके 3 स्टेज पैटर्न क्या थे, वो देख लेते हैं। 3 स्टेज पैटर्न। सबसे पहले इन्होंने मतलब 3 स्टेज पैटर्न में वे कि इनका जो प्रोटेस्ट करने का या स्ट्राइक करने का जो तरीका था वो तकरीबन सेम था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अथॉरिटी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, डिफाइड अगेंस्ट अथॉरिटी, जिसकी वजह से बेचारों को रिप्रेशन झेलना पड़ा। रिप्रेस हो गए बेचारे, रिप्रेस्ड तीनों ही, 1, 2 and 3। स्टेज टू में जो लोकल लोग थे, द सिटी जॉइंड इन, आम आदमी इनसे जुड़ चुका था। लोगों ने मतलब रिवोल्ट इनके अपने अपने लेवल पर, लोकल लेवल पर शुरू हुए थे, बट देन आसपास के लोग जो थे, डिपोज, शॉप, स्टूडेंट्स, वुमेन, एवरीबडी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग विद देम। उन्होंने मीटिंग्स, प्रोटेस्ट वाला सेशन शुरू कर दिया। एंड देन स्टेज 3 आई, जब यही रिवोल्ट नेबरिंग स्टेट्स में भी फैलने लग गया था। नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग एरियाज एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, और ऑलमोस्ट पूरे देश में फैलने लग चुका था। तो ये एक 3 स्टेज का जो ये इनका पैटर्न था वो सेम रहा। जैसे कि अगर नेवी प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनके साथ साथ स्टेज 3 आते आते जो इंडियन एयर फोर्स है, रॉयल इंडियन एयर फोर्स, या फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स थे ब्रिटिश के, उन्होंने भी नेवी के साथ साथ स्ट्राइक पे वो लोग चले गए थे और प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये एक मतलब 3 फेज़ इनका स्ट्रगल रहा। तो यहाँ पर लोगों ने ये कहा कि मास एक्शन जो है, कि मतलब जो चीज़ वर्चुअली लोग पहले, ये चीज़ तो लोग पहले भी कर रहे थे, बट देन INC वाज स्टॉपिंग देम। तो INC के जो पॉलिटिकल स्ट्रगल के जो मेथड्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन उठाया था कि दैट INC वाज ऑलवेज अगेंस्ट militancy and everything, but see how well people have conducted it, and कितना ज़्यादा सरकार को मुश्किल हुआ इसे हैंडल करना, and finally they decided to retreat, the British government। यहाँ पर 2 लोग, सरदार पटेल एंड जिन्ना ने 23 फरवरी को जो हमारे जो इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी के जो लोग थे, जिन्हें मतलब वर्कर्स को या जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता है, उन्हें सरेंडर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था दैट दे शुड सरेंडर 1946-47 में, दैट दे शुड सरेंडर। एंड उन्हें जो भी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट चाहिए होगा, दे अश्योर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट सपोर्ट टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ इट। अब यहाँ पर साथ में एक मराठा रेजिमेंट भी थी, जिन्होंने मतलब सब स्ट्राइक पे चले गए थे। देन दैट मराठा रेजिमेंट हेल्प्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिस्टोर पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री अमंग द फोर्स पीपल। अब यहाँ पर ओवरऑल एक इवैल्यूएशन किया गया, इन तीनों अपसर्जेस का जो इम्पैक्ट था उसे डिसाइड किया गया। तो यहाँ पर December 1, 1946 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, मतलब इम्पैक्ट क्या था, दैट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट INA मेंबर्स, वो INA मेंबर्स जिन्हें मर्डर या अपने फेलो प्रिजनर्स के साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट करने के लिए एक्यूज़ किया गया है, सिर्फ उन्हें ही ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो फर्स्ट बैच को, जो INA मेंबर्स का जो फर्स्ट बैच था जिन्हें जेल हुई थी, उन्हें जनवरी 1947 में रिहा कर दिया गया।
तीसरी चीज़, जो इंडियन सोल्जर्स थे इंडियन सोल्जर्स को जिन्हें वियतनाम और इंडोनेशिया भेजा गया था डच और फ्रेंच की सपोर्ट में, उन्हें फरवरी 1947 में वापस बुला लिया गया फ्रॉम इंडो चाइना बॉर्डर एंड इंडोनेशिया। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने नवंबर 1946 में एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजने का डिसीजन लिया, और ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था, इट वाज कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन। लेकिन कहीं ना कहीं देश में ओवरऑल जो कम्युनल राइट्स, जहाँ से हम बात कर रहे थे कि 44-45 में कम्युनल राइट्स चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर INA के कॉज के लिए और इन 2-3 अपसर्जेस की वजह से देश में एक तरीके से जो कम्युनल यूनिटी थी वो इस हिसाब से लोगों को देखने को मिली, या किसी ब्रिटिश को देखने को मिली, जो आज से पहले 1947 का अगर हम एग्जांपल देते तो उसमें भी हम कहते हैं कि नहीं, कई लोगों ने उसे हिंदू मुस्लिम का नाम दिया, क्योंकि उसमें बहादुर शाह जो थे उन्हें कहा गया कि आप वापस से एम्परर बन जाइए, ना एम्परर बन जाइए, हम लड़ेंगे। लेकिन तो इस कारणवश कई हिंदू जो थे वो उससे नहीं जुड़े थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि कम्युनल यूनिटी यहाँ पर लोगों को विटनेस करनी पड़ी थी, विटनेस करी लोगों ने, वो दैट वाज इमेंस एंड दैट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच। लेकिन फिर भी अगर मतलब रीज़न था कि क्या रीज़न है कि कम्यूनल डेडलॉक्स जो हैं वो ओवरऑल एक अपर लेवल अथॉरिटीज़ के बीच में या लोगों के बीच में, अपर क्लास लोगों के बीच में क्रिएट हो रहे हैं टाइम एंड अगेन। सो दिस वाज अबाउट दिस। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मराठा बटालियन बॉम्बे में आई थी और उसने नेवी के लोगों को वापस से पकड़ के उनका जो रिवोल्ट था वो बंद करवाया और उन्होंने वापस बैरक्स में रिस्टोर कर दिया था। सो दिस वाज अबाउट दीज 3 रिवोल्ट्स। अब फर्दर आगे जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो थी वो इन्हीं सब चीज़ों पे बेस थी, लेकिन साथ में कांग्रेस ने ये भी कहा दैट वी डोंट सपोर्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और मिलिटेंसी, बट येस वी सपोर्टेड INA पीपल। एंड साथ में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया दैट एनी काइंड ऑफ म्यूटनी एंड सच काइंड ऑफ म्यूटनीज are totally badly advised. If they mutinied for India's freedom, they are doubly wrong. If they had any grievances, they should have waited for the guidance of leaders. So this was Gandhi's statement on INA. अब यहाँ पर इलेक्शंस का रिजल्ट आया और INC की जो परफॉर्मेंस थी इलेक्शंस, वो INC को 91% वोट्स मिले थे, 91% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट्स। फर्स्ट थिंग। सेकंड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्हें 57 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 102। थर्डली, प्रोविंशियल इलेक्शंस में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस वर इन द हैंड्स ऑफ INC, लेकिन इन्हें मेजॉरिटी कहाँ नहीं मिली, एक्सेप्ट, पहले देखते हैं मेजॉरिटी एक्सेप्ट इन बंगाल, यहाँ पे मुस्लिम लीग आया था, सिंध में भी मुस्लिम लीग आया था, पंजाब में अकाली और एक और पार्टी ने एक क्या बोलते उसको कोलिजन सा फॉर्म किया था। अब यहाँ पर INC ने NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, आसाम, यहाँ पर ये जो 2 मेन एग्जाम्पल देश हैं जो कि आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वोट किए गए थे, क्लेम किए गए थे, वहाँ पर भी कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी। वहीं मुस्लिम लीग को मुस्लिम वोट्स में से 86% वोट्स मिले थे, 86% ऑफ मुस्लिम वोट्स। इन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 रिजर्व्ड सीट्स मिली थी, 30 रिजर्व्ड सीट्स। और प्रोविंशियल इलेक्शंस में जैसे मैंने बताया बंगाल और सिंध में इनको मेजॉरिटी मिली थी, लिख देती हूँ मैं, मेजॉरिटी सीट्स इन बंगाल एंड सिंध। अब यहाँ पर
1937 के इलेक्शंस के बाद यहाँ पर ये इलेक्शन जो था वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमाणित कर रहा था कि मुस्लिम लीग जो है अब वो एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश हो चुकी है हिंदुस्तान में। वहीं पंजाब में यूनियनिस्ट, कांग्रेस एंड अकाली, इनका एक अलायंस बना हुआ है एंड दीज थ्री पार्टीज फॉर्म्ड द गवर्नमेंट एंड द पावर वाज अज्यूम्ड बाय खिज़र हयात खान। ये खिज़र हयात खान का नाम हमने पहले पढ़ा है, सुना है, आप प्लीज़ रिमाइंड करा लीजिए। वेविल ने इस नाम को रिकमेंड किया था फॉर रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम मुस्लिम लीग। अब यहाँ पर इन इलेक्शंस के जो मेन फीचर्स क्या थे, these elections witnessed communal voting. Obviously communal voting हमें हिंदू नॉन हिंदू वोट्स, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम वोट्स हमें देखने को मिले। communal voting हमें देखने को मिली थी। साथ में मतलब इट वाज नॉट लाइक कि हम अपने देश से ब्रिटिश को भगाना चाहते हैं इसलिए हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, बट इट वाज मोर कम्यूनल थिंग एंड रादर देन anti-British hatred which should be which should have an upper hand. Then separate electorate system was clearly witnessed and used well, but यहाँ पर क्या था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। अगर हम प्रोविंसेस के बारे में बात करें तो सिर्फ ओवरऑल देश के 10% लोगों ने वोट किया था प्रोविंसेस में। वहीं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरे देश में से सिर्फ 1% जनता ने वोट किया था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो। लिमिटेड फ्रेंचाइजी प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस ओनली 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वोटेड। वहीं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ओनली 1% ऑफ देम वोटेड। सो दीज आर द टू मेन पॉइंट्स। अब यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो मैं फर्दर लेक्चर में आपको बताती हूँ। Thank you.